अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CGTN उर्दू और मैं हूं काशान अकमल। पाकिस्तान में चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के आगाज़ से पहले भी ऐसे इदारे मौजूद थे और काम कर रहे थे जो पाकिस्तान में समाजी तरक्की के हवाले से मुल्क के हर शोबे में होने वाली जो पेशरफ्त है ना सिर्फ उससे अवाम और हुकूमतों को आगाह करते थे बल्कि फ्यूचर के इंडिकेटर्स के हवाले से भी बताते थे। ऐसा ही एक इंस्टीट्यूट सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में है। ये पाकिस्तान में उन नुमाया इंस्टीट्यूट्स में शामिल है जो वो काम करते हैं जिसके हवाले से मैंने पहले बात की। आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं एग्जेक्टिव डायरेक्टर SDPI डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब को। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं उनको बतौर समाजी बहबूद और तरक्की के एक माहिर के या उसकी पॉलिसी पे काम करने के आप कैसे देखते हैं? शुक्रिया। देखिए, कहा जाता है फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। और अगर मैं इसको चंद साल पीछे ले जाऊं, जबकि न्यूक्लियर डेटोनेशन के बाद इंडिया को जो था न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे साइन ना करने के बावजूद सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डील दे दी गई। पाकिस्तान उस वक्त एनर्जी के लिए अमेरिका से कोई जो है बहुत गैर मामूली डिमांड नहीं कर रहा था। यही कह रहा था कि अगर इंडिया को उस पर साइन किए बगैर जो है वो सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डील मिल सकती है तो पाकिस्तान को भी वो दे दी जाए। और ये वो वक्त है जबकि जो लोड शेडिंग और उस तरह के प्रॉब्लम जो है वो उनका आगाज़ हो चुका था। चूँकि पाकिस्तान को वो टेक्नोलॉजी डील नहीं मिली, एनर्जी नहीं आई पाकिस्तान पे, ना ही ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन उस पर कोई काम शुरू होने दिया गया। तो हमने देखा कि 2008 से 2013 वाला जो एक पीरियड था वो इस मुल्क में लोड शेडिंग की बदतरीन जो सूरत हाल थी उसके हवाले से उसको याद किया जाता है। और PMLN जो कि उस वक्त हुकूमत में आई 2013 के इलेक्शन में, तो उनका एक सिंगल पॉइंट एजेंडा था कि मुल्क को लोड शेडिंग के से हम ख़त्म करेंगे। और ऐसे में उस वक्त CPEC का आगाज़ हुआ। ऐसे में पाकिस्तान को एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो थे, जो पाकिस्तान ने जो भी मांगे, आज हम उन पर तनकीद कर सकते हैं कि जी हमने कोयले का प्लांट मांगा, हमें गैस का क्यों नहीं मिला, या हमें रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट क्यों नहीं मिला, लेकिन जो भी पाकिस्तान ने मांगा वो चीन ने फ्राहम कर दिया। और अगर वहाँ से हम देखते हैं तो ना सिर्फ ये कि वो जो लोड शेडिंग थी उसका ख़ात्मा मुमकिन हो सका, बल्कि उसके बाद भी जब जब पाकिस्तान को मुआशी मसला पेश हुआ तो चीन जो है हमारे उन चंद दोस्त ममालिक में शामिल होता है जो कि अपने डिपॉज़िट्स जो हैं वो हमारे स्टेट बैंक में जमा करा रहे होते हैं, उन डिपॉज़िट्स का रोल ओवर करवा रहे होते हैं। जब कोविड ने पूरी दुनिया को हिट किया उस वक्त हर कोई पाकिस्तान में यही सोच रहा था कि शायद हम में किसी को भी वैक्सीन जो है उसकी नसीब नहीं होगी, लेकिन अगेन चीन उस वक्त पाकिस्तान की मदद के लिए आया। और हमने देखा कि बहुत सी मगरबी ममालिक से भी पहले हमारी जो आबादी का एक कसीर हिस्सा था उसको अपनी डोजेज़ जो थी वो लग चुकी थी। तो ये चंद वो आई थिंक अगर मैं बात करता जाऊँ तो शायद आपका प्रोग्राम का सारा वक्त जो है वो इसी एक सवाल के जवाब में निकल जाए। लेकिन यकीनन पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात जो हैं वो पाकिस्तान की समाजी और मुआशी बहबूद पे उनका एक गहरा मुस्बत असर है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान और चीन के दरमियान बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत CPEC जारी है। CPEC ने अपने 10 साल मुकम्मल किए, अब दूसरा मरहला उसका शुरू हो चुका है। उसके साथ ही ग्रीन CPEC हेल्थ, CPEC एजुकेशन का आगाज़ भी किया गया है। आप इन मंसूबों को जिनको शामिल किया गया है कैसे देखते हैं और पाकिस्तान के लिए ये कितने ज़रूरी थे? कि जो CPEC का फ़ेज़ 1 है, मैं उसको कहता हूँ कि उसमें हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया, हार्डवेयर मिल गया जी, एनर्जी मिल गई, सड़कें मिल गई, पोर्ट मिल गया। CPEC फ़ेज़ 2 जो है ये इस वक्त सॉफ्टवेयर है कि आपके पास एक कंप्यूटर तो है, अभी उस पर जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड होना है।
تو سی پیک فیز 2 جو ہے وہ میرے نزدیک ایک سافٹ ویئر ہے جس میں اپلوڈ کرنے میں تاخیر ہو گئی کووڈ کی وجہ سے. کووڈ میں ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی جو پوری دنیا ایک دوسرے سے کٹ آف ہو گئی تھی اس کا اثر پڑا سی پیک کی پروگریس پہ. اس کے علاوہ پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور جو دوسرے مسائل تھے ان کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے کہ یہ جو فیز 2 تھا اس کا اس طریقے سے آغاز نہیں ہو پایا. اور اب ہم توقع کر سکتے ہیں کہ اب جب کہ ایک نئی حکومت پاکستان میں جو ہے وہ اپنا عنان حکومت سنبھال چکی ہے ایک نئی گورنمنٹ تو اور یہ وہی گورنمنٹ ہے جس کے اس میں جو میجر جو پرائم منسٹر اور ان کی پارٹی جس نے کہ سی پیک شروع کیا تھا 2013 میں. تو اس لیے تھوڑا سا یہ سوچا جا سکتا ہے کہ وہ جو سارا ڈیلے ہوا شاید اب اس کو کمپنسیٹ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. وہ پینڈیمک جو ہے وہ بھی خدا کا شکر ہے کہ اس وقت ختم ہو گئی اور بہت سے ایشوز جو تھے وہ بھی آہستہ آہستہ ایڈریس ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگلے جو 2-3 سال ہیں وہ سی پیک کے فیز 2 کے لیے بہت اہم ہیں. لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ہے وہ کوآپریشن اس پہ تو بالکل کوئی دو آرائے نہیں کہ بہت پرفیکٹ جا رہا ہے. اس وقت ضرورت بزنس ٹو بزنس کوآپریشن بڑھانے کی ہے چونکہ فیز 1 کے بعد فیز 2 کی کامیابی کا سارا دار و مدار جو پاکستانی بزنس اور جو چائنیز بزنس ہیں ان کے آپس کے کوآپریشن پہ. ڈاکٹر صاحب ہم جن منصوبوں کا میں نے ذکر بھی کیا پاکستان کے لیے اگر ایک لے مین کے لیے آپ سے ہم یہ گزارش کریں کہ اس کو ٹرانسلیٹ کر دیں کہ گرین سی پیک ہے, سی پیک ہیلتھ ہے, سی پیک ایجوکیشن ہے, عوام تک اس کی آگاہی ہمیں کم نظر آتی ہے. ایک تو اس پہ آپ کی انٹیک چاہیں گے کہ وہ آگاہی کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے, کیا کیا جا سکتا ہے, اور یہ منصوبے ہمارے پاکستان اور پاکستانی عوام کے لیے کتنے مفید ثابت ہو سکتے ہیں. کہ اردو کی ایک پرانی کہاوت ہے ہاتھ کنگن کو آرسی. تو جو چیز مٹیریلائز ہو جاتی ہے جو انیشیٹ ہو جاتی ہے اس کے لیے آگاہی دینا جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا, وہ خود اس کی کامیابی جو ہے وہ سر چڑھ کے بولتی ہے. اس وقت جو جیسا کہ میں نے کہا کہ جو فیز 2 میں جو منصوبے آ رہے ہیں جو گرین سی پیک ہے یہ بنیادی طور پہ جو پاکستان اور چین سمیت پوری دنیا کی جو عالمی برادری کی جو کمٹمنٹ ہے کاربن جو گیسز ہیں ان کو امیشن کو ریڈیوس کرنا اور نیٹ زیرو امیشن کی طرف جانا. تو گرین سی پیک جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں معاشی ترقی چاہیے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ماحولیات پہ سمجھوتا کریں گے. جو ماحولیات کا بقا اور اس کا بچاؤ ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا اور یہ گرین سی پیک ہے. اسی طریقے سے جب ہم ہیلتھ کوریڈور کی بات کرتے ہیں, اسی طرح سے ایگریکلچر کوریڈور کی بات کرتے ہیں, ایجوکیشن کوریڈور کی بات کرتے ہیں, تو ایجوکیشن پہ تو آلریڈی بہت کام ہو چکا اور اس وقت پاکستان جو ہے وہ اگر اس کے اسٹوڈنٹ سب سے زیادہ کسی ملک میں اسکالرشپ پہ جا رہے ہیں تو وہ چین ہے, تو چائنا میں جا رہے ہیں. تو آلریڈی ایک جو کوریڈور ہے ایجوکیشن کا وہ بن چکا ہے کہ ہمارے ینگسٹرز وہاں پہ جا کے جو ہے وہ اپنی ہائر کوالیفیکیشن حاصل کر رہے ہیں, واپس آ رہے ہیں اور یہ ایک انسٹیٹیوشنل لنکیجز جو ہیں وہ اس سے بن رہے ہیں. ہیلتھ والا جو ہے اس پہ کام جیسے کہ میں نے کہا کہ جو ویکسین کا ملنا تھا سائنو فارم کا اور جو باقی چائنیز ویکسین تھی وہ بذات خود اس کی ایک ابتدا تھی, اس کے بعد بھی اس پہ وفاقی سطح پہ کام جاری ہے لیکن اب اس کو صوبائی سطح تک لایا جا رہا ہے چونکہ ہیلتھ جو ہے وہ ایک پروونشل مینڈیٹ ہے اور یقیناً تبھی لوگ اس سے زیادہ مستفید ہو سکیں گے اگر صوبائی حکومتیں اس کو آگے لے کے چل رہی ہوں گی. ایگریکلچر اس کا ایک اور بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. ایگریکلچر پہ کووڈ سے پہلے ہائیسٹ لیول پہ ایم او یوز بھی سائن ہوئے تھے, اس پہ فریم ورک ایگریمنٹ بھی سائن ہوا تھا. فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز سے ایک جو ہے فری ایک کوریڈور کی بات بھی ہوئی تھی کہ پاکستان کی جو لائف سٹاک یا میٹ جو باہر ایکسپورٹ نہیں ہو پاتا بہت سے ممالک میں فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز کی وجہ سے, کہ یہاں پہ ان جانوروں کو وہ ویکسین کی جائے اور ان کو کوارنٹائن میں رکھا جائے تاکہ ہم فٹ اینڈ ماؤتھ فری میٹ جو ہے وہ ایکسپورٹ کر سکیں. بہت سی جو نئی کراپ ٹیکنالوجی ہے اور جو نئی کراپ ورائٹیز ہیں ان پہ کام جاری ہے. تو جیسے کہ میں نے کہا کہ اس میں ایک جو تھا تعطل آ گیا سی پیک میں کووڈ کی وجہ سے اور باقی بہت سے فیکٹرز کی وجہ سے, لیکن
जो बैकग्राउंड में काम था, अब हमें देखना है कि कितना जल्दी हम उसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो आवाम को दिखा सकते हैं, और जूं जो रिज़ल्ट विजिबल होते जाएंगे यकीनन इसके बारे में आगाही बढ़ती चली जाएगी। डॉक्टर साहब, क्या सी पैक का, जैसे आपने बताया और आपने ये भी पहले कहा कि किसी भी मंसूबे की कामयाबी जो है वो सब वाज़ेह कर देती है आवाम के लिए भी, और जब शुरू होता है तो वो उस पे फिर आगाही का एक सिलसिला है, तसलसल है। पाकिस्तानी अवाम, बिलखुसूस नौजवान नस्ल, क्या आप समझते हैं कि हमारी तैयारी मुकम्मल है कि हम सी पैक जैसे मंसूबों और उसके तहत जो चलने वाले दीगर मंसूबे हैं उनके समरात से मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद हो सकें? हमें अपना होमवर्क करने की ज़रूरत है, और बहुत सारा होमवर्क करने की ज़रूरत है, और ये सिर्फ नौजवान या आवाम की बात नहीं, हुकूमतों को भी अपना होमवर्क करने की ज़रूरत है। हमारी मिसाली दोस्ती अपनी जगह, लेकिन हमें ये रिकग्नाइज़ करना चाहिए पाकिस्तान में कि हमारा गवर्नेंस सिस्टम चाइना के गवर्नेंस सिस्टम से डिफरेंट है, हमारी डिसीजन मेकिंग चाइना के डिसीजन मेकिंग से डिफरेंट है, हमारी जो इकॉनमी के हुज्म है दोनों मुल्कों के उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, हमारा एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस एग्रीकल्चर उसमें फ़र्क है, हमारा एनर्जी मिक्स जो है उसमें बहुत फ़र्क है। तो हमें देखना ये होगा कि एक जो छोटी इकॉनमी होते हुए, एक ऐसा मुल्क होते हुए जो कि एक बड़ी इकॉनमी के साथ जुड़ के मैक्सिमम उससे बेनिफिट हासिल कर सकता है, उसके लिए हम अपनी तैयारियां कैसे कर सकते हैं। और शायद SIFC का जो क़याम लाया गया पिछली हुकूमत के जो था दौर हुकूमत में, वो इसकी तरफ एक पॉजिटिव स्टेप है। बल्कि मैं इससे एक कदम और आगे बढ़ूंगा और मैं कहूँगा कि उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहिए SIFC की एपेक्स कमेटी को, ताकि उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन को भी मेंबर के तौर पे दावत दी जाए कि वो भी प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ की तरह उसके मेंबर बने, ताकि कम से कम ये जो स्ट्रेटजिक नौयत के जो मंसूबे हैं CPEC जैसे, और ये स्ट्रेटजिक इसलिए हैं कि पाकिस्तान की मईशत इनसे जुड़ी हुई है, उन पे कोई पॉलिटिक्स ना हो, उन पे एक पॉलिटिकल कंसेंसस हो, और उस पे इम्प्लीमेंट करके समरात उसके हासिल किए जा सके मैक्सिमम। डॉक्टर साहब, चीन की जानिब से चीन के सदर शी जिनपिंग ने दुनिया को बहुत से इनिशिएटिव्स दिए हैं। ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है, कम्युनिटी विद शेयर्ड फ्यूचर का इनिशिएटिव है, फिर उसके साथ साथ ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव भी है, इस समेत दीगर भी हैं। इन इनिशिएटिव्स की अहमियत आप क्या समझते हैं, और दुनिया का इन इनिशिएटिव्स की जानिब जो रिस्पांस है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इस वक्त 144 मुल्कों में उसको अनफोल्ड किया जा रहा है, काम उन पे जारी है। तो जब हम बात करते हैं 144 मुल्कों की, तो ज़ाहिर है कि चाइना का इन्फ्लुएंस और जो चाइनीज़ इनिशिएटिव जो हैं उनकी एक्सेप्टेबिलिटी वो तो रोज़ रोशन की तरह आया है। और किसी भी इनिशिएटिव की कामयाबी का एक और जो पैमाना होता है वो होता है कि जब उसके नाकदीन भी उसी तरह के मंसूबे शुरू कर दें। और हमने देखा कि अभी जो पिछले साल दिल्ली में G20 की मीटिंग ख़त्म हुई, तो उसमें एक इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो है उसकी बात की गई थी। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है मगरबी ममालिक उसका ज़िक्र करते हैं। तो ये कॉरिडोर्स की अहमियत जो है और ये जो इनिशिएटिव्स की अहमियत है, उस पर हम इख्तिलाफ़ राय रख सकते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में, लेकिन ये होने चाहिए और ये कनेक्टिविटी होनी चाहिए, इस पे कोई दो राय नहीं है। और यही वजह है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को रेप्लिकेट करने की कोशिश की जा रही है उन ममालिक की तरफ से जो कि इसका हिस्सा नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेही साहब, आपने अपनी कीमती आरा से और कीमती वक्त से हमें नवाजा। बहुत शुक्रिया सर।